करीब 4 महीने 10 दिन के बाद एक महिला अपने घर वापस पहुंचती है। दरअसल कुछ देर पहले ही उसके मुंह पर एक टेप बंधी हुई थी और साथ ही उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिससे वो चीख न सके, जिससे वो देख न सके, जिससे वो कुछ बोल न सके। घर पहुंचती है, पूरी आपबीती वो बनाती है और उसके बाद परिवार वालों के साथ सीधे वो पहुंच जाती है थाने में। और थाने में जाकर वो कहती है कि साहब, मेरे साथ 4-5 लोगों ने मिलकर 4 महीने 10 दिन तक गैंगरेप किया है। पुलिस वालों ने उसकी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद में उससे कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, आराम करो। जैसे महिला से ये बात कही जाती है, महिला रो रो कर से अपनी कहानी सुनाने शुरू कर देती है और पुलिस को उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। और उसके बाद उस महिला ने वकील का सहारा लिया और वकील हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ये आदेश करता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाए और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंच जाने के बाद इसकी जो सुनवाई है वो चलने लगती है। 20 फरवरी 2025 को इस मामले में जो मुख्य गवाह होता है उसकी गवाही होनी थी, लेकिन 4 दिन पहले ही यानी कि 16 फरवरी जो 2025 को उस मुख्य गवाह यानी कि उस महिला का जो पति होता है उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या कर दी जाती है, ना केवल उसका जो शरीर होता है उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है, बल्कि उसके केवल शरीर की एक ही टांग जलती है, बल्कि जो पूरा का पूरा उसके शरीर का हिस्सा होता है वो जलकर राख हो जाता है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है, मीडिया वालों को पता चलती है, मोहल्ले वालों को पता चलती है, तो सब लोग उसके घर पर पहुंचते हैं और उस महिला से एक पत्रकार पूछता है कि आप क्या कहना चाहती हो। वो महिला कहती है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मेरा पति केवल इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसकी हत्या कर दी जाती है। बस मैं चाहती हूँ कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उससे कम में कोई भी बात नहीं बनेगी। जैसे ही मीडिया वाले ये खबर सुनते हैं, अखबार में और मीडिया में ये खबर आ जाती है और लोगों की जो महिला के प्रति जो सिंपैथी होती है वो बन जाती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है। और जांच पड़ताल करने के बाद जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन भी नहीं होता कि कातिल वो हो सकता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है इमरान मलिक और आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं 17 फरवरी 2025 की सुबह की बात है। कंट्रोल रूम को एक फोन आता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के बिछुआ के पास एक खेत है और किम के पास जो एक पंप सेट होता है, जो बड़ा होता है, जो एक ट्वेल होती है, जहां पर सिंचाई करने के लिए जो नाली बनाई जाती है, डोरी, उस डोरी के पास में एक शव पड़ा होता है। शव का जो शरीर है उसका केवल एक ही हिस्सा बचा होता है, केवल एक टांग बची होती है, बल्कि जो उसका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से झुलस चुका होता है। पुलिस जैसे ही वहां पर तफ्तीश करने के लिए पहुंचती है, जो बची कुची वहां पर बॉडी थी, जो जली हुई बॉडी थी वहां पर, उस शरीर का उसको अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद वो फोरेंसिक जांच के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब परिवार वालों को ये बात पता चलती है, उन तक बात पहुंचती है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल जिसको मारा गया था उसका नाम होता है साजिद और उसकी जो उम्र थी वो लगभग 40 साल के आसपास होती है। वो दिल्ली के अंदर रहकर मजदूरी करता है और लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने घर वापस आया था काम पर से। 1.5 महीने से ही वो अपने घर पर रह रहा था और जब उसकी हत्या की बात सामने आती है, लोगों को पता चलता है, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जहां जहां तक ये सूचना पहुंचती है उसकी हत्या की, और वहां वहां भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। जब ये पूछा जाता है परिवार वालों से, रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है, तो एक कहानी है वो सामने निकल कर आती है। ये जो कहानी थी यह साल 2022 की, ये 19 मार्च की वो तारीख थी और होली का वो दिन था, यानी कि होली का पर्व चल रहा था। एक थाना लगता है भोगांव और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है प्रतापुर, और प्रतापपुर का जो प्रधान होता है भोला यादव होता है। दरअसल भोला यादव के जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं, ये होली का जो त्योहार है और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हमारे घर पर ही बिरयानी बनवा दी जाए। दरअसल उनका जो एक घर होता है उसी के अंदर एक मुस्लिम महिला रहती है जो खाना बनाने के लिए वहां पर आती है।
दरअसल भोला यादव की मां ने कहा कि जाओ उसको बुलाकर लेकर आ जाओ मुस्लिम महिला को, और वो आ जाएगी, खाना बनाकर वापस चली जाएगी। लेकिन जैसे ही खाना बनाने के लिए उस महिला को बुलाने के लिए जाते हैं उसके घर पर, उस महिला की थोड़ी तबीयत खराब होती है। घर पर उसकी छोटी बेटी होती है जो जो घर पर बेटी रहती है। उसने कहा कि माँ तो घर पर है नहीं, आप वापस चले जाओ, जब माँ आएगी हम बता देंगे। लेकिन जब वो लड़का जिद करता है कि वो रिक्वेस्ट करने लगा, उससे आग्रह करने लगा कि चलो माँ नहीं है तो आप चलो, आप बिरयानी बना देना। जब वो बार बार इस तरीके से रिक्वेस्ट करने लगता है तो लड़की तैयार हो जाती है कि चलो मैं पहुंचती हूँ, और ये सामान होता है बिरयानी का, इसका तुम इंतजाम कर लो। उस बिरयानी का सामान आ जाता है और बिरयानी के सामान के लिए वो बिरयानी बनाने लगती है। और जब वो बिरयानी बन जाती है उन लोगों को बिरयानी परोस देती है, और इसी बीच में किसी ने उससे कहा कि हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी है, तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो, जब सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो तुम भी पी सकती हो। तो वो उस लड़की को भी कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर पहले से ही कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाई होती हैं, और जिसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीती है और उसकी जो हालत है खराब होने लगती है। वो होश में नहीं होती, और साथ में ही उसके यहाँ पर बदतमीजी शुरू हो जाती है, अश्लीलता होनी स्टार्ट हो जाती है, छेड़छाड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो विरोध भी कर रही थी, लेकिन वो नशे में थी कि तो वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और जब शाम होती है तो उसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाता है। और जब लड़की अपने घर पहुंचती है, उसका जो भाई होता है वो उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान होता है। कभी भी उसकी हालत इसके जैसी, आज की जैसी नहीं थी। उसका बड़ा भाई उससे पूछता है कि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी थी प्रधान के यहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसी नशीली दवाई मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो गया है, और मुझसे इस तरीके से प्रधान के यहाँ पर बदतमीजी की जाती। जब लड़की का भाई प्रधान के घर पहुंचता है और इस बात का वो वहां पर विरोध करता है, तो प्रधान के घर के अंदर जो लोग होते हैं मौजूद, वो उसके साथ मारपीट करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने हमारे यहाँ आने के लिए। लड़का जब पिट जाता है और पिटने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। यानी कि जो बात थी वो थी 19 मार्च 2022 की। और जब 20 मार्च 2022 आता है वो लड़की थाने जाती है, और थाने जाने के बाद वो प्रधान के खिलाफ ये मामला दर्ज कराने की कोशिश करती है। लेकिन प्रधान ने इस मामले के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं की, और थाने ने कोई सुनवाई नहीं की। और इससे पहले वो घर वापस पहुंचती लड़की, तो पता चलता है कि उसका लड़की का रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है, और उसका अपहरण करने के बाद वो अपने घर से लापता हो जाती है, एक तरीके से गायब हो जाती है। घर पहुंचती नहीं है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। और जब घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वाले लगातार थाने पहुंचते हैं, वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एसएसपी के दफ्तर जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और सुनवाई नहीं होती। आखिरकार जब पुलिस के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है, तो जब जाकर 4 महीने 10 दिन का जब समय बीत चुका होता है, तो उस लड़की की जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और उस लड़की की जो मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, ताकि वो ना तो बोल सके, ना वो देख सके, और ना ही वो किसी को पहचान सके, गांव के एक हिस्से पर उसको छोड़ दिया जाता है। और जब लड़की की अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है उसका, तब जाकर उसको वो परिवार वालों को जाकर अपनी आप बीती सुनाती है, कहानी सुनाती है। लेकिन जब 4 महीने 10 दिन बीत जाते हैं, और जब वो अपने घर पहुंचकर वापस जाती है, और वो अपने पास के थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने जाती है, तो कोई भी उसकी सुनवाई नहीं करता है। उसके बाद वो कोर्ट की तरफ रुख करती है, और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद उसके मामले में सुनवाई होती है, और कुछ इस तरीके से एक पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। और आखिरकार पुलिस को ये कहानी याद आती है, तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। और इसमें जो भी आरोपी जो भी होते हैं, प्रधान और उसके बेटे, जो भी जिन जिन के नाम उस लड़की ने लिखाए थे थाने में, उनको गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें यूपी के हरदोई में गठित कर दी जाती हैं। और तीनों टीमों की ये जिम्मेदारी बन दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन आरोपियों को गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजो। अब ऐसी स्थिति के अंदर, इस मामले में ऐसी स्थिति में, जब जांच पड़ताल के लिए इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ये भी एक टीम का हिस्सा होते हैं, और साथ में अपने हिसाब से इस मामले को ये जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। एक तरफ तो जो उस जले हुए व्यक्ति के जिसका नाम साजिद था, उसकी हत्या होती है, जिसका शव मिलता है। साजिद खान की सिर्फ एक टांग मिलती है, बाकी सब जल चुका होता है। उसका डीएनए सैंपल होता है, और जांच पड़ताल के लिए उसको भेज देते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि ये जो लाश है ये वाकई सचमुच साजिद खान की है, या फिर किसी और व्यक्ति की तो नहीं है।
अब जो साजिद की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो अब वो सीबीआई उसकी जब जांच करती है और सीबीआर जब जांच होती है उसमें उसकी जो सीडीआर निकलवाई जाती है ये देखने के लिए, सीडीआर के साथ साथ उसकी जो पत्नी होती है उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है ताकि ये देखने के लिए आखिर इसकी जो बातचीत हुई थी आखिर इसका क्या मेल है और क्या ये घर से केस में कैसे पहुंचा और नाले तक कैसे पहुंचा या इसको लेकर गया यहाँ पर कोई, या ये ट्यूबवेल है जो पंप है ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। मोहम्मद साजिद की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उससे कोई भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है आमना, आमना की जो सीडीआर निकलवाई जाती है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, उससे पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है सुमित यादव, और सुमित यादव और आमना की जो इन दोनों की आपस में घंटों घंटों बातचीत होती है। अब पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर, क्योंकि जो मेन आरोपी थे, जो प्रधान के जो परिवार वाले थे वो तो लापता थे, उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, वो तो मिल नहीं रहे थे। तो आखिरकार पुलिस ने जो सोचा क्यों ना सुमित को ही यहाँ पर धर दबोच लिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसी से ही बातचीत में पता चल जाएगा। शुरुआत में तो सुमित काफी हद तक सही बात नहीं बता रहा था, लेकिन जब दोनों के मोबाइल कब्जे में लिए जाते हैं और कब्जे में लेने के बाद जब उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुनी जाती है, क्योंकि ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा हुआ था इन दोनों के फोन में, जब ये बातचीत करते थे तो इनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑटो कॉल रिकॉर्ड में आ जाती थी। 16 फरवरी 2025 की जो बात थी उस रात को इस महिला की तरफ से कॉल किया जाता है सुमित यादव को, सुमित को कॉल करती है और उसको ये कहा जाता है कि मैंने खाने के अंदर, साजिद के खाने में नशीला पदार्थ मैंने इसको दे दिया है, यानी कि साजिद को। इतनी तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग थी और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है और वो कह देते हैं कि वो खेतों की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की है, जब जानने की कोशिश करी है कि आखिर पूरी कहानी क्या है, और आप पूरी कहानी शुरू से तुम्हें बतानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पुलिस का एक तरीका होता है बातचीत करने का, जब वो सही से बातचीत का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस दूसरा तरीका अपनाती है, और दूसरे तरीके में वो आराम से तोते की तरह बोलने लगते हैं, क्योंकि पुलिस का कहना होता है कि वो हमारे यहाँ पर गूंगा भी बोलने लगता है, और जो कहानी बताते हैं वो चौंकाने वाली होती है। दरअसल आम ससुराल वालों से अलग रहती थी, बिल्कुल तनहा रहती थी, और पति उसका दिल्ली में रहकर एक बेकरी के अंदर मजदूरी का वो काम किया करता था। और यहाँ पर लगभग 10 महीने पुरानी बात है, इस घटना से जो उसका जो टीवी होता है, यानी कि उसका जो टीवी होता है वो अचानक से खराब हो जाता है, और ये जो सुमित यादव होता है जो गांव का ही एक व्यक्ति होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो वहीं पर रहता है, उस इलेक्ट्रिशियन को वो बुलाया जाता है कॉल करने के बाद, ये जो हमारा टीवी है वो खराब हो चुका है, कैसे तुम ठीक करोगे। सुमित यहाँ पर कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं आपके घर आकर उसको ठीक कर दूंगा, और वो घर आता है और घर आने के बाद उस टीवी को वो ठीक कर देता है, और यहीं से और सुमित यादव की जो है वो आंखें चार हो जाती हैं, दोनों में नैन मटक्का हो जाता है और दोस्ती उनके प्यार में बदल जाती है, और ये दोनों इतने नजदीक आते हैं कि वो एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों से पहले ही अलग रहती थी और पति जो था वो उसको दिल्ली में रहकर काम करता था, और ये बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे चल रहा था, ना किसी को इस अफेयर की कोई जानकारी थी। और जब मन करता था, जब सुमित यादव उसके घर पर आ जाता था, जब मन करता था, जब आमना उसके यहाँ पर चली जाती थी, और उसके बाद जो भी उनके बीच होता था वो सब वो करते थे, और ऐसा चल रहा था। तो लगभग इस घटना से पहले, यानी कि जो हत्या हुई थी, हत्याकांड से 1.5 महीने पहले, जो साजिद होता है वो दिल्ली से अपने घर वापस आ जाता है, और जैसे ही साजिद अपने घर में पहुंचता है तो सुमित यादव और जो साथ ही उसकी बीवी जो आमना है वो आपस में मिलना चलना हो नहीं पा रहा था, और इसी बात को लेकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी सुनो, सुमित यादव एक प्लान बनाता है, तभी आमना ने एक प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए, ये रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों आराम से रहेंगे और हम दोनों शादी कर लेंगे और हम एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, जैसे हम लोग अब जिंदगी जी रहे हैं। और ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं, और 16 फरवरी 2025 को ये जो खाना दिया जाता है साजिद को, उसके अंदर नशीली गोली दी जाती है, जब चाय दी जाती है तो उसके अंदर नशीली दवाई दे दी जाती है। तब तक उसको, साजिद को अच्छे से नशा नहीं हुआ था। वो पत्नी आमना से कहता है कि मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ और बस मैं घूम घाम कर अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जहां वो रहता है उससे कुछ दूर पर उसके खेत होते हैं, खेतीबाड़ी होती है, और जब वो वहां पर अपने ट्वेल्व के पास में जाता है और उस वक्त उस टाइम पर ज्यादा नशा हो जाता है, और जैसे ही ज्यादा नशा होता है, ट्वेल्व
ट्यूबवेल के पास और वो वहां पर उठने की स्थिति में नहीं था, वहां पर वो आराम से सो जाता है ना। और सुमित यादव को कॉल करती है और सुमित यादव वहां मौके पर पहुंच जाता है और लोहे की एक रोड से उसके सर पे वो पूरी ताकत से मारता है। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि पहली ही बार में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सुमित यादव जितनी तेजी से रोड मारता है उतनी तेजी से उसकी एक ही बार में मौत हो जाती है, क्योंकि वो स्थिति में नहीं था और नशे में वो पूरा था, तो वो विरोध भी नहीं। और जो डोरी बनाई जाती है जिसमें पानी चलता है खेतों में जाने के लिए, उसमें उसको फेंक देता है। और उसके बाद जो भी आसपास खेत में घास फूस होती है, जो जो बिटोड़ा होता है उपले का, उसमें से वो सारी चीजें निकालकर उसके ऊपर डाल देता है और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। वो जब तक उस पर आग लगाता रहता है, जब तक उसका जो शरीर है, जब तक उसका शरीर पूरी इस तरीके से जल नहीं जाता, यानी कि 90 से 95% तक नहीं जल जाता है। जब उसके पैर का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ होता है, जब कोई लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी होगी। और ये जो है 17 फरवरी 2025 को ये पता चलता है। पुलिस इस घटना का जब खुलासा करती है, तो गांव वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। गांव वालों को और आसपास के जितने भी लोग थे, गांव के मीडिया वालों ने जब रिपोर्टिंग की, तो सबको ये लग रहा था कि प्रधान ने ही अपने रास्ते का जो कांटा था उस कांटे को दूर कर दिया, उस कांटे को निकाल दिया है, क्योंकि के मामले का मुख्य गवाह है। जब से ये मामला हुआ है, तब से आमना और उसका जो प्रेमी है सुमित यादव, साजिद की हत्या की है। तो पहले जो 4 महीने 10 दिन वाली जो कहानी होती है, उसमें कई तरीके के झोल निकल कर सामने आने लगते हैं, क्योंकि सबके सब ऐसा कहने लगे हैं कि वो जो पहले वाले हैं वो पूरी तरीके से बात झूठी थी, और झूठी थी ये पूरी तरीके से घुमाई गई है। और इसके बाद पुलिस जांच करेगी तभी ही पता चल पाता है। और कोर्ट के अंदर जब चार्जशीट गई है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या है। लेकिन उसने अपने प्रेमी यानी कि सुमित यादव के साथ में मिलकर जो अपने पति की जो हत्या करवाई है, साजिद को जो मारा है, वो एक भयानक है और एक खौफनाक है। इसको सोच कर भी बदन के अंदर एक सिरहन पैदा हो जाती है और यकीन नहीं होता कि कोई महिला अपने शौहर के साथ कसमें खाई थी, वो अपने पति की इस तरीके से अपने पति की हत्या कैसे करवा सकती है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद यानी कि इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद यानी कि 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को पुलिस जेल भेज देती है, सलाखों के पीछे भेज देती है कि शायद आगे की जो जिंदगी है वो सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, क्योंकि उन्होंने जो कत्ल किया है वो वाकई बहुत भयानक रूप में किया है। उन्होंने अपने प्यार के चक्कर में अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया। कहानी का जो उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत रहना है, सचेत करना है कि आपको आपके आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखना होगा और किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी होगी। और आप जो आपके पास आसपास जो घटनाएं होती हैं उनको पूरी तरीके से आप नजर में भी रखिए। ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।